हेलो एवरीवन, मैं हिना शर्मा। इस वीडियो में हम करेंगे पीजीटी कॉमर्स से कुछ क्वेश्चन जो होंगे आपके बिजनेस से रिलेटेड। एंड ये हम डीटर प्लस बी के लिए कर रहे हैं, जो अभी आपका एग्जाम 28 एंड 29 जुलाई में होने वाला है। उसके लिए हम ये प्रिपरेशन कर रहे हैं और पीवाईक्यूज करने बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम हो। तो चलते हैं। देखिए, पीवाईक्यू क्या है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर कौन है? साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करते हैं तो नाम आता है हेनरी फेयोल का, है ना। हेनरी फेयोल का आता है, और इन्होंने आपके 4 प्रिंसिपल्स भी दिए थे, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दिए। उनका क्या नाम है ये लीजिए। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिसगार्ड, कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, डेवलपमेंट ऑफ ईच पर्सन टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। ठीक है, ये इन्होंने 4 प्रिंसिपल्स भी दिए हैं जो आपको याद रखने हैं। आगे देखिए, हु कॉइन्ड द प्रिंसिपल ऑफ साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। जो अभी हमने पढ़ा है कि 4 प्रिंसिपल्स दिए हैं, तो किसने दिए हैं? वो एफ डब्ल्यू टेलर ने ही दी है। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब अभी ऊपर आपने देखा है, 4 प्रिंसिपल्स में से एक है। आगे देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लेक्स 2013 एक प्राइवेट कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए 1 लाख। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेने से 1 लाख मिनिमम है या मैक्सिमम क्या बोला हुआ है? अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव अ मिनिमम ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ 1 लाख, व्हाइल देयर इज नो अपर लिमिट। अपर लिमिट कोई नहीं है, लेकिन मिनिमम लिमिट के बारे में 1 लाख बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। जीएसटी जिसपे स्लॉट है 5, 05, 12, 18 और 28। इस परसेंटेज में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन कौन सा जीएसटी का रेट है। तो ये रेट चार्ज होते हैं अलग अलग टाइप ऑफ आइटम्स। जैसे ये लग्जरी पे है, जीरो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पे है, तो कौन सा एग्जेम्प्ट है? नॉट एग्जेम्प्ट पूछा है, तो नॉट एग्जाम आपका ये है पैरामेडिकल आइटम्स। बाकी ये सारी चीजें फिर एग्जेम्प्ट होंगी। ठीक, नेक्स्ट पर चलते हैं। डिबेंचर होल्डर्स क्या है? डिबेंचर होल्डर क्या है? जिनसे एक कंपनी ने क्या लिया है, कह सकते हैं लोन लिया है, जो कि लॉन्ग टर्म लोन लिया है, और जिससे हम लोन लेते हैं वो हमारा क्या हो जाता है? क्रेडिटर हो जाते हैं। तो डिबेंचर होल्डर क्या होता है? क्रेडिटर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। परपेचुअल सक्सेशन इज अ साइलेंट फीचर ऑफ। परपेचुअल सक्सेशन होता है, ये किसकी आपकी साइलेंट फीचर है? ये आपका स्टॉक, जॉइंट स्टॉक कंपनी का फीचर है। स्टॉक कंपनी में क्या होता है? कॉमन सील होती है ना। कॉमन सील है, गोइंग कंसर्न है कि कोई हो ना हो कंपनी चलेगी। एंड और कौन सी होती है? सेपरेट एंटिटी हो गई, जैसे कि सेपरेट एंटिटी हो गया, आर्टिफिशियल पर्सन हो गया। ये सारे आपके फीचर्स हैं कंपनी के, तो ये आपको नोट डाउन करके रखने हैं। ठीक है। द स्ट्रक्चर इन विच देयर इज अ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड द मैनेजमेंट इज। जहां पर मेंबर्स, ओनरशिप और मैनेजमेंट में डिफरेंस होता है, वो भी क्या है? आपका कंपनी है, क्योंकि मैनेजमेंट अलवर कर रहा होता है, ओनरशिप आपकी होती है शेयर होल्डर्स के पास में। ठीक है, और शेयर होल्डर्स मैनेजमेंट में भी हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हु स्टेटेड बिजनेस इज नॉट merely money chasing but it also should aim at serving the community। ये डेफिनेशन किसने दी है? ये डेफिनेशन आपको दी है हेनरी फोर्ड ने। अब देखिए, डेफिनेशंस पर ज्यादा मैं कहूंगी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत कम डेफिनेशन पूछी जाती है। और आपको भाई कितने टॉपिक से आप डेफिनेशंस याद करेंगे? कि इतने सारे टॉपिक्स हैं, फिर इतने सारे टॉपिक से भी डेफिनेशन सभी में दी हुई है, सभी में डेफिनेशन को याद करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट पूछा है, नहीं है क्या? इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। सीधा सीधा क्लास 11 एनसीईआरटी की बुक देखेंगे ना आप अकाउंट्स की, तो उसमें, अकाउंट्स की बिजनेस की, तो उसमें देखेंगे तो उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी का जिक्र खूब भर भर के दिया हुआ है। और डॉक्टर वर्किंग इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो उसे उसके बदले सैलरी मिलती है ना, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। और टीचर वर्किंग इन स्कूल, तो वहां भी उसे सैलरी कुछ ना कुछ तो मिलती होगी, तो वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अ फार्मर वर्किंग इन अ फील्ड ऑफ हिज ओन कंजप्शन, अपने ही फील्ड में ओन कंजप्शन के लिए काम कर रहा है, उसके बदले से कोई पैसा नहीं मिलेगा, वो अपने लिए ही कर रहा है, तो ये आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगा। जहां मनी मिल रहा है, वर्क डोमेस्टिक वर्क बाय हाउसवाइफ, ये भी है फिर, है ना। ये भी डोमेस्टिक वर्क, हाउसवाइफ अपने घर में डोमेस्टिक वर्क कर रही है, उसको भी इकोनॉमिक, क्योंकि उसे उसके बदले पैसे नहीं मिलते हैं ना, अपने लिए ही कर रहे हैं, तो ये दोनों ही इसमें होंगे। फार्मर वर्किंग इन हिज फील्ड फॉर हिज ओन कंजप्शन, तो ये दोनों ही आने चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। दोनों इसके करेक्ट आंसर होंगे। Next, which of the following statement is false about sole proprietorship? Sole proprietorship में क्या होता है? सिंगल सेलर सकते हैं, ओनर कह सकते हैं। सिंगल ओनर होता है बिजनेस का, एक ही होगा ओनर, और ज्यादा लोग नहीं होते, सब कुछ यही मैनेज करता है। द सोल ट्रेडर इन अ मोनार्क,
जी बिल्कुल, सोल ट्रेडर होता है, अपनी चलाता है, अकेला होता है। द प्रोप्राइटर्स पर्सनल प्रॉपर्टी कैन बी यूटिलाइज्ड, बिजनेस लॉस अगर हो गया तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टीज भी यूज हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। अब प्रोप्राइटर्स नॉलेज एंड स्किल इन वेरियस फील्ड, प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग लीड टू बेटर फंक्शनिंग। देखिए ये टॉपिक समझने की जरूरत है, ये वाली लाइन समझने की जरूरत है। तो कोई भी एक व्यक्ति जो होता है उसमें सारी स्किल्स नहीं होती है, किसी ना किसी एक स्किल में वो परफेक्ट होता है या फिर ज्यादा नॉलेज रखता है। तो अब प्रोडक्ट, फाइनेंस, मार्केटिंग सभी की नॉलेज रखेगा और बेटर फंक्शनिंग होगी? नहीं, उसको स्किल की कमी हो जाती है, सारी टोटल स्किल नहीं हो पाती और बेटर फंक्शनिंग नहीं हो पाती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका लास्ट पॉइंट पढ़ेगा, प्रोप्राइटर इज नॉट बाउंड टू पब्लिक। बिल्कुल, जो सेल प्रोप्राइटर है या पार्टनरशिप भी है ना, तो अपने अकाउंट्स पब्लिक में पब्लिश करें, उन्हें जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है, अपन कर दिया है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये भी एनसीईआरटी से ही है, एनसीईआरटी से है, क्लास 11 की बिजनेस बुक से है ये। बिजनेस की होते हैं, इफ अ पर्टिकुलर इफ अ पर्टिकुलर पार्टनर ऑफ अ फर्म रिप्रेजेंट दैट वन पर्सन। देखिए कोई फर्म का पार्टनर है, वो क्या कर रहा है, किसी अदर पर्सन को ऐसे क्लेम कर रहा है कि वो हमारा पार्टनर है, ठीक है ना, लेकिन जो पर्सन है वो भी डिस्क्लेम नहीं कर रहा है, वो भी चुप लगा है, उसको मतलब कहने दे रहा है। तो इस केस में जो वो पर्सन है, जो पार्टनर नहीं है, उसको आप क्या कहेंगे? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट कहेंगे। और पार्टनर बाय स्टॉपल्स भी एक दूसरा वर्ड है जो कि एनसीईआरटी से ही है। तो पार्टनर बाय स्टॉपल्स में क्या होता है, जब वो कोई अदर व्यक्ति, क्या बोलेंगे, अदर व्यक्ति खुद कहने लगे कि मैं एबीसी लिमिटेड पार्टनर हूँ, है ना, खुद ऐसा कहने ना लगे, शो करे, उसके एक्शन से हो, है ना, उसके एक्शन ऐसे हो कि शो कर रहा है कि मैं इसका पार्टनर हूँ ना, वो खुद शो कर रहा है और यहाँ पर उसको किसी अदर अनदर पर्सन को पार्टनर्स कह रहे हैं कि वो मतलब ऐसा दर्शा रहे हैं कि हाँ वो हमारे साथ हमारे पार्टनर हैं, है ना। तो ऐसे ही इसलिए इसमें दो में डिफरेंस है। एनसीईआरटी में तो ये दिया है, अगर आप गूगल पे करेंगे ना तो इन दोनों को एक ही चीज बताई जाती है, और करके दिया होता है। तो एनसीईआरटी की बुक पढ़नी इसलिए जरूरी है कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे अगर और होता तो आप कंफ्यूज हो जाते कि आंसर टिक किस पे लगाएं, लेकिन एनसीईआरटी में दोनों चीजों को अच्छे से अलग अलग एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो आई होप इसको ये समझ में आया होगा। आपको ना समझ में आए कोई चीज तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज डाल सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डाल सकते हैं, टेलीग्राम पे डाल सकते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस। जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम एरिया ऑफ ऑपरेशन, मतलब नेचर क्या होगा, गवर्नमेंट का कंट्रोल कैसा है किसी चीज को लेके, हम कोई माने टबैको पे काम करने लगे, हाँ तो गवर्नमेंट ने इसमें अच्छा उस पे ज्यादा लाइसेंस वगैरह की जरूरत पड़ती है, तो ऐसा देखेंगे कंट्रोल रेगुलेशन कैसा है ना। इंक्रीज इन टैक्स लाइबिलिटी, की टैक्स लाइबिलिटी बाद की बात है ना, पहले स्टार्ट करते वक्त हम इस पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, तो ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्टिंग का फैक्टर नहीं है, तो इसका आंसर होगा थर्ड। एक्सटेंड रिस्क एंड लाइबिलिटी, ये सब चीजें पहले ही देखी जाती हैं, लेकिन इंक्रीज इन टैक्स लाइबिलिटी इसमें इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिस इज अ डॉक्यूमेंट विच इज इशूड बाय मास्टर ऑफ द शिप और द शिप ओनर ऑन एन एजेंट स्टेटिंग दैट द गुड्स मेंशन इट हैव बीन टेकिंग ऑन बोर्ड, मतलब बोर्ड पे ले लिया गया है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। टर्म्स एंड कंडीशन बताती है। इट आल्सो एज कॉन्ट्रैक्ट अफरेट एज अ डॉक्यूमेंट टाइटल ऑफ द गुड्स। ठीक है, ये इस डॉक्यूमेंट को क्या कहेंगे, इस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं बिल ऑफ लेडिंग। अब ये भी एनसीईआरटी में आपको मिलेगा, बिल ऑफ लेडिंग है और मेट रिसिप्ट, दो चीजें हैं जब आपका शिप से सामान जाना होता है। तो इनिशियल स्टेट में जब आपने मानिए ले जाके सिर्फ सामान वहां पर रखा है और उसकी पर्ची कटवाई है, उसे मेट रिसिप्ट कहते हैं। लेकिन जब आपका सामान शिप पर चढ़ गया है, जो शिप होता है इस तरीके से ना, शिप पे चढ़ गया है, तो आपको बिल्स ऑफ लेडिंग शिप मास्टर ऑफ शिप देगा। ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन इसको इशू करता है, तो मास्टर ऑफ शिप करता है और द शिप ओनर करता है। ठीक है, बिल्स ऑफ लेडिंग ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस पे डिफरेंस पे मैंने दोनों के डिफरेंस पे वीडियो भी बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हैं सर्च करके, मेरे ही चैनल पर आपको मिल जाएगी। अब देखिए दोनों में डिफरेंस दिया हुआ है। अब मेट रिसिप्ट प्राइमरी रिसिप्ट जब पहले आप पहुंचते हैं तब आपको मिलता है, बिल ऑफ लेडिंग बाद में मिलता है और उसको फॉर्मल पेमेंट भी होता है। बिल ऑफ लेडिंग, जो बिल ऑफ लेडिंग होता है ना, उसको आप लीगली कोर्ट में भी प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इसकी ऐसी कोई रिकॉग्निशन नहीं है मेट रिसिप्ट की। मेट रिसिप्ट इशूड बिफोर द बिल ऑफ लेडिंग, मतलब पहले मेट रिसिप्ट इशू होती है फिर बिल ऑफ लेडिंग की बात होगी। ठीक है, बिल ऑफ लेडिंग इज ट्रांसफरेबल है क्योंकि वो लीगल भी है, लीगली रिकॉग्नाइज्ड है, और इसको ऐसा नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट डज द टर्म अंडर राइटिंग मीन? अंडर राइटिंग और अंडर राइटर दो, एक होता है अंडर राइटर। आप देखेंगे तो मैं बताऊं अंडर राइटर क्या होता है। अंडर राइट वो लोग होते हैं जब कोई कंपनी अपने मार्केट में शेयर
इश्यूज करती है ना, शेयर इशू करती है, तो वो अंडर राइटर्स को हायर करती है, अंडर राइटर्स हायर करती है और उनसे कहती है कि अगर हमारा 90% का जो हम इशू करेंगे और लोगों ने उसे अप्लाई नहीं किया, तो जैसे मानिए 8% किया, तो 10% की गारंटी अंडर राइटर्स जो हमने हायर की है वो लेते हैं कि अगर आपका 80% होता है 10% हम करेंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब, शेयर और डिबेंचर इफ द पब्लिक सब्सक्रिप्शन इज नॉट एडिक्वेट। अगर पब्लिक का करा हुआ सब्सक्रिप्शन एडिक्वेट नहीं हो रहा है, कम हो है, तो उसको फिर अंडरराइटर कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, ये अंडरराइटर्स का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, इट इज द मैनेजर्स एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट ऑल ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज एंड वेरिड इंटरेस्ट इन्वॉल्व इन इट। इट इन्वॉल्व्स व्यूइंग द ऑर्गेनाइजेशन इन इट्स टोटल एंड अंडरस्टैंडिंग द इंटरडिपेंडेंसी ऑफ इट्स इंडिविजुअल पार्ट। ये किसके बारे में बात हो रही है? ये कौन सी मैनेजरल स्किल के बारे में बात हो रही है? मैनेजर की एबिलिटी कोऑर्डिनेट ऑल दी ऑर्गेनाइजेशन, सारी ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज ओवरऑल की बात होती है, तो ये कॉन्सेप्चुअल स्किल हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट डी कॉर्प्स, ये किसने दिया है? एस्पिरिट डी ये किसने दिया है? ये दिया है आपका हेनरी फेयोल ने। एफ हेनरी फेयोल का एफ, एफ से 14, एफ से 14 आप ध्यान रख सकते हैं। इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं, है ना, 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं। तो जिन जिन के, और जिसमें से कि एस्पिरिट डी कॉर्प्स भी एक है। तो और देखते हैं हम नेक्स्ट कौन कौन से हैं ये। डिवीजन ऑफ वर्क, मतलब कैसे काम होना चाहिए किसी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन, डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए, ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, रेम्युनरेशन, सेंट्रलाइजिंग। इसका ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, पीवाईक्यूज में पूछा गया। कभी कभी क्या मतलब पूछते क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन है कि सेंट्रलाइजेशन है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि रीड करा हुआ होता है ऐसा सच, बार बार रिवीजन नहीं करा है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये पीवाईक्यूज में पूछा जाता है, पीजीटी के एग्जाम्स में पूछा जाता है। स्केलर चेन है, ऑर्डर है, मतलब एक ही कोई ना कोई एक पर्टिकुलर ऑर्डर होना चाहिए काम करने का, सब लोग अलग अलग ऑर्डर में काम ना कर रहे हो। इक्विटी है, स्टेबिलिटी है, जॉब स्टेबिलिटी से बात हो रही है यहाँ पर। एम्प्लॉयज की इनिशिएटिव है, मैनेजर ऐसे होने चाहिए जो खुद से इनिशिएट करे कोई भी चीजों को नया नया। ठीक है ना। एंड एस्पिरिट डी कॉप्स, एस्पिरिट डी कॉप्स का यहाँ पर मतलब क्या है? ये है टीम स्पिरिट, से इसका मतलब है कि टीम स्पिरिट होनी चाहिए एम्प्लॉयज में। ठीक है, ये सब के बारे में बात हो रही है। आगे देखें। अब देखिए, पहला ये क्वेश्चन है व्हाट इज पॉलिसी, पहले भी पूछा गया है शायद, मैंने जो लास्ट बिजनेस की क्वेश्चंस कराए थे ना उसमें भी पॉलिसीज के बारे में था। तो अभी देख लेते हैं यहाँ पर आंसर क्या है। पॉलिसी क्या है? जनरल स्टेटमेंट और अंडरस्टैंडिंग विच गाइड और चैनल थिंकिंग और एक्शन इन डिसीजन मेकिंग। तो यही सब करेक्ट आंसर है। जर्नल स्टेटमेंट को आप पॉलिसी कहते हैं, है ना। और थोड़ा सा देख लेते हैं, एक दूसरा वर्ड होता है जो कंफ्यूज करता है बच्चों को, वो है आपका स्ट्रेटेजी। तो देखिए, पॉलिसी क्या है? पॉलिसी ना एक लिमिट, एक दायरा सेट कर दिया जाता है कि इसके बीच ही आपको करना है जो करना है। ठीक है, अब स्ट्रेटेजी क्या है? जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा करने के लिए जो छोटे छोटे प्लान बनाए जाते हैं वो स्ट्रेटेजी होता है। थिंक ऑफ, देखिए थिंक ऑफ पॉलिसी क्या है? रूल ऑफ गेम होता है। मानिए जैसे कि रूल ऑफ गेम्स को हम पॉलिसी कहते हैं, स्ट्रेटेजी क्या है? उस गेम को जीतने के लिए प्लान हमारे। ठीक है, पॉलिसीज आर लाइक रोड मैप, आर रोड साइन दैट गाइड ट्रैफिक। जैसे गाइड करते हैं, पॉलिसी क्या है ये भी ध्यान रखिएगा कि गाइड करने के लिए, और स्ट्रेटेजी क्या है? व्हीकल टेक टू रीच द डेस्टिनेशन, और डेस्टिनेशन पर कैसे पहुंचना है वो आपको, वो आपकी स्ट्रेटेजीज बताती हैं। पॉलिसीज प्रोवाइड बाउंड्रीज, तो वो बाउंड्रीज को आप क्या कहेंगे? लिमिट। पॉलिसीज एक लिमिट सेट कर देती है कि इसके बाहर आपको नहीं करना है, इतना ही आप कर सकते हैं, इतने ही एक्शंस आप ले सकते हैं, है ना, इतना ही आपका मतलब अथॉरिटी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। विच मैनेजर मेक डिसीजन, जो डिसीजन में हेल्प करता है। बाकी वाइल स्ट्रेटेजी क्या है? डिटरमाइन द स्पेसिफिक एक्शन दे टेक टू अचीव गोल, जो छोटे छोटे गोल्स होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए, उसके लिए हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका पूछा गया था लीटर प्लस बी का, तो ये है ही। और कहाँ पूछा गया था? और पूछा गया था ईएमआरएस 2020 में जो पहली बार पेपर हुआ है ना, ईएमआरएस का, पीजीटी कॉमर्स का, है ना, उस पेपर में ये पूछा गया था। ये सेम क्वेश्चन था, नंबर ऑफ इंडिविजुअल मैनेजर कैन इफेक्टिवली सुपरवाइज। जैसे कि एक मैनेजर है कि वो अपने अंडर, एक मैनेजर है वो अपने अंडर कितने व्यक्ति को सुपरवाइज कर सकता है अच्छे से, उसे उस टर्म को क्या कहेंगे? स्पेन ऑफ कंट्रोल, स्पेन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द सेंट्रल टास्क ऑफ अ मैनेजर, द सेंट्रल टास्क ऑफ अ मैनेजर इज टू गेट वर्क डन, वर्क होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन के साथ होना चाहिए, पीपल फॉर अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दिस इज द ड्यूटी ऑफ एवरी मैनेजर
टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ पीपल, स्टडी होनी करनी चाहिए सारे जो भी मैनेजर है जो भी उनके साथ काम कर रहे हैं। अडेप्ट द नेसेसरी टेक्निक एंड इंस्पायर पीपल, इंस्पायर से मुझे पता चलता है कि इंस्पायर करोगे आप, उनसे बातचीत करोगे, है ना, उन्हें कॉपरेट और कंट्रीब्यूट करें, अपना बेस्ट एफर्ट करें ऑर्गेनाइजेशन गोल में, तो ये आपका है मोटिवेशन से रिलेटेड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चूज द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन का फॉल्स बताएं कि जो नहीं होगा। तो देखिए पढ़ लेते हैं। कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस पोजीशन एट द सेम लेवल, सेम लेवल पर हो रही है और कोऑर्डिनेशन हो रहा है, तो उसको आप वर्टिकल कोऑर्डिनेशन कहेंगे। वर्टिकल कोऑर्डिनेशन होता है जब अलग अलग लेवल पर बात हो रही होती और सेम लेवल पर हो रही है, तो उसे आप हॉरिजॉन्टल कहेंगे, है ना, हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन कहेंगे। या यहाँ कम्युनिकेशन होता तो भी उसे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते। तो यहाँ वर्टिकल दिया हुआ है तो हमारा पहला ही स्टेटमेंट क्या है, गलत हो जाता है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। आगे हम पढ़ लेते हैं। कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल यूनिटी ऑफ एक्शन के लिए आपका कोऑर्डिनेशन है। नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन नेसेसरी विद एन इंक्रीज इन द, जितना ही आपकी इंक्रीज होगी ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, इंक्रीज होगी, इंटरडिपेंडेंसी होगी एक दूसरे के ऊपर, तो कोऑर्डिनेशन तो चाहिए ही होगा, बढ़ता जाएगा। कोऑर्डिनेशन हेल्प इन रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पर्सनल गोल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ठीक है, ये लाइंस रिपीट भी हो सकती हैं भाई, पीवाईक्यू से भी क्वेश्चन आते हैं, यूजीसी तक में काफी पीवाईक्यू से क्वेश्चन आते हैं। पीवाईक्यू रीड करना मस्ट है, मस्ट है ना, हो ही नहीं पाएगा बिना पीवाईक्यू के। तो हो गई, यही आज की थी। अब देखिए टेलीग्राम पर आपको चैनल ज्वाइन करना है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आप किसी पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड आप तैयार कर रहे हैं तो, है ना। और टेलीग्राम पर हमेशा मैं अवेलेबल हूँ, कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई डाउट है, आप वहां पर मुझे भेज सकते हैं। टेलीग्राम क्या है, हमारा चैनल का नाम है कॉमर्स स्ट्रीम और कैपिटल एस है, तो इससे आपको चैनल मिले। सी भी स्मॉल है ना, सिर्फ एक्स यहाँ पर कैपिटल लेटर है, बाकी सब स्मॉल लेटर्स में, तो इस पे ही आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी मैसेज चाहे कर सकते हैं और टेलीग्राम पे भी कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको नोट्स चाहिए, कुछ भी चाहिए आपको मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।